क्या सिर्फ एक गलत क्लिक, एक कमजोर पासवर्ड या घर के असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क के कारण किसी पूरे संगठन का संवेदनशील डेटा खतरे में पड़ सकता है? जवाब है हाँ। हैकर्स के पास में एक डिक्शनरी रहती है। उस डिक्शनरी में ऑलरेडी कई सारे ब्रीच्ड पासवर्ड्स रखे रहते हैं। काफी लोगों ने क्लिक किया उस पर, इंफॉर्मेशन शेयर की, डिवाइस में एक एप्लीकेशन रन हो गई, डिवाइस की एक्सेस उनके पास में थी और जो चीजें थी आगे बढ़ गई, फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया। आपकी एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा क्लिक आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। आई गेस पीपल, क्योंकि अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी के पास में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज नहीं है। वाईफाई एक्सेस क्या जो ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे होते हैं, क्या उनको यूज करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या रहता है कि एक इविल ट्विन नाम की टेक्नोलॉजी फेक वाईफाई क्रिएट कर देंगे और आप जो भी चीज उस दौरान कर रहे कनेक्टेड हो सभी चीजें दिखाई देती है। अगर आपका मोबाइल डेटा है, प्लीज यूज अ मोबाइल डेटा, हॉटस्पॉट यूज कर लीजिए। नमस्कार। क्या सिर्फ एक गलत क्लिक, एक कमजोर पासवर्ड या घर के असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क के कारण किसी पूरे संगठन का संवेदनशील डेटा खतरे में पड़ सकता है? जवाब है हाँ। आज अधिकांश साइबर हमले केवल बड़े हैकरों की वजह से नहीं हो रहे हैं, बल्कि छोटी छोटी मानवीय गलतियां, असावधानी, संगठन के भीतर होने वाली सुरक्षा चूकों के कारण भी होते हैं। यही कारण है कि आज का यह एपिसोड केवल आईटी विशेषज्ञों या तकनीकी जानकारी रखने वाले लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर कर्मचारी, हर वॉलेंटियर्स, हर एनजीओ, हर संस्था, हर इंटरनेट उपयोगकर्ता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक बार फिर आप सभी का ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट डिकोडिंग द सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में हार्दिक स्वागत है। मैं संतोष गुप्ता और साइबर सेफ्टी एम्पावरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत प्रस्तुत इस श्रृंखला के 8वें एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारी जिंदगी का लगभग हर पहलू डिजिटल दुनिया से जुड़ चुका है। बैंकिंग हो, ऑनलाइन भुगतान हो, सोशल मीडिया, सरकारी सेवाएं, क्लाउड स्टोरेज या कार्यालय का कार्य जो आप ऑफिस में रोज करते हैं, ऐसे हर कार्य, हर जगह हमारी डिजिटल पहचान और हमारा डेटा मौजूद है। लेकिन जितनी तेजी से तकनीक विकसित हो रही है, उतनी ही तेजी से साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी के तरीके भी बदल रहे हैं मित्रों। इसलिए आज साइबर सिक्योरिटी केवल तकनीक का विषय नहीं, बल्कि यह व्यक्तिगत, संस्थागत और सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। ISRN द्वारा संचालित साइबर सेफ्टी एम्पावरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत प्रस्तुत इस विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला जिसका उद्देश्य सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से अधिक लोगों तक साइबर सुरक्षा की सही और व्यवहारिक जानकारी पहुंचाना, ताकि समाज में बढ़ते हुए साइबर फ्रॉड, डिजिटल अपराधों को कम किया जा सके, एक सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल वातावरण निर्माण किया जा सके। ऐसी हम सब की सोच है और इस सोच के साथ हम सब आपके सम्मुख हर बार ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट के माध्यम से आते हैं। ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि जो एनजीओ सेक्टर से जुड़े विषय हैं उन पर चर्चा की जाए, आप लोगों के साथ संवाद स्थापित किया जाए, बल्कि ऐसे जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन सबको आपके सम्मुख लाया जाए, जो सामाजिक संस्थाओं और विकास के क्षेत्र में पेशावर, जो प्रोफेशनल्स या सामाजिक संस्थाओं के विकास के क्षेत्र में जो काम कर रहे ऐसे लोग हैं, जो उनके साथ जो जुड़ी हुई टीम है, उन सभी के लिए उपयोगी भी हो, प्रासंगिक भी हो। और आज हम अपने 8वें एपिसोड में लेकर आपके सम्मुख आ रहे हैं। तो आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम को हमें सपोर्ट हम मिलकर जो कर रहे हैं वो साइबर पीस फाउंडेशन है, जिनके सहयोग से ये प्रोग्राम हमें चलाने में बहुत मदद मिल रही है। और साइबर पीस फाउंडेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि साइबर के विषय में एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन है और पूरे भारतवर्ष में वो काम कर रही है। साइबर पीस इवन नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर भी कई कंट्रीज में भी अब उनके ख्याति लोगों तक पहुंची है और उन्होंने अपने अपने काम से अपनी पहचान बनाई है। मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करूंगा कि यदि आपको ISRN की यह पहल उपयोगी और सार्थक लग रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें
और इसे अपने सहयोगी मित्रों, संस्थानों तथा नेटवर्क में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि इस जो ये विषय है, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये विषय महत्वपूर्ण है और इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। आपका एक छोटा सा सहयोग हजारों लोगों तक साइबर सुरक्षा की महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने में हमारी मदद कर सकता है और आप इसके अकेले एक कारक बन सकते हैं। तो मेरी अपील, मेरा अनुरोध आप सब स्वीकार करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए। साइबर सेफ्टी एम्पावरमेंट प्रोग्राम का ये 8वां एपिसोड, जिसका आज का टॉपिक है इनसाइडर थ्रेट्स एंड रिमोट वर्क रिस्क, अर्थात इनसाइडर थ्रेट्स और रिमोट वर्क से जुड़े साइबर जोखिम, जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में, स्पेशली कोविड के बाद, रिमोट और हाइब्रिड वर्क्स हमारी कार्य संस्कृति का सामान्य हिस्सा बन चुका है। एनजीओ, सामाजिक संस्थाएं, कंपनियां, सरकारी संगठन, लगभग सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म क्लाउड सेवाएं और ऑनलाइन सहयोगी उपकरणों पर पहले से कहीं अधिक निर्भर हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी सामने आया है। क्या हमारा संगठन वास्तव में सुरक्षित है? क्या हमारी टीम के सदस्य सुरक्षित पासवर्ड का उपयोग करते हैं? क्या हमारी टीम सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय आवश्यक सुरक्षा सावधानियां बरतती हैं? क्या किसी कर्मचारी या वॉलंटियर्स की अनजाने में हुई एक छोटी सी गलती पूरे संगठन के लिए बड़ा साइबर खतरा बन सकती है? सच्चाई यह है कि आज कई बार सबसे बड़ा साइबर खतरा बाहर से नहीं बल्कि संगठन के भीतर से उत्पन्न होता है। और ये सब हम लोग रेगुलर देखते आ रहे हैं। रोज के न्यूज़पेपर में ऐसी तमाम खबरें आपको जानकारी में आती होंगी, जिससे आपको मालूम चलता होगा कि छोटी छोटी सी एक गलती कैसे, एक छोटा सा क्लिक कैसे हमारे पूरे जो दिनचर्या है या जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है उसको ब्रीच करती है और हमें नुकसान पहुंचाती है। इसी खतरे को भापते हुए और इस खतरे पे चर्चा करने के लिए, जो इनसाइडर थ्रेट है जिसे हम कहते हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनसाइडर थ्रेट्स वास्तव में क्या होता है। रिमोट वर्क, जो रिमोटली लोग जो वर्क कर रहे हैं, रिमोट वर्क के दौरान सबसे सामान्य साइबर जोखिम कौन कौन से हैं? सुरक्षित पासवर्ड और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो हम सब आजकल करते ही हैं, सुरक्षित नेटवर्क और क्लाउड सिक्योरिटी जैसी सरल लेकिन प्रभावी आदतें इन जोखिमों को कैसे कम कर सकती है, इन सब पे भी आज हम चर्चा करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई हम कहते हैं, किस प्रकार साइबर सिक्योरिटी के भविष्य को बदल रहा है। आज के बातचीत के अंत तक आप ऐसी कई व्यवहारिक साइबर सेफ्टी प्रैक्टिसेस जानेंगे जिन्हें आप अपनाकर अपने संगठन, अपनी डिजिटल सुरक्षा को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये विशेष चर्चा का सत्र, पॉडकास्ट, जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनके साथ। लेकिन उससे पहले आज के हमारे गेस्ट का मैं छोटा सा एक परिचय कराता हूं। आज के हमारे जो विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, उनका नाम है श्री नमन श्रीधर। श्री नमन श्रीधर एक युवा, ऊर्जावान, दूरदर्शी टेक्नोलॉजिस्ट, रिसर्चर एवं एंटरप्रेन्योर हैं, जो साइबर सिक्योरिटी, अप्लाइड रिसर्च एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में ये साइफ्रिक्स के डायरेक्टर हैं, जो एक स्टार्टअप है, विशेष रूप से एमएसएमई के व्यवहारिक, जो किफ़ायती और प्रभावी साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन विकसित करने का ये काम करता है ये स्टार्टअप। उनके इस नवाचार को झारखंड सरकार के ई गवर्नेंस विभाग के स्टेट इवैल्यूएशन बोर्ड द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। नमन एजेंटिक एआई ट्रस्ट एंड सेफ्टी तथा क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन जैसे अत्याधुनिक विषयों पर भी सक्रिय शोध कर रहे हैं। उनके शोध, जो उनका रिसर्च है, एजेंटिक एआई, मोल्ट बोल्ट केस स्टडी, इंडिया एआई, जो अभी रिसेंटली इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हुआ था, उसमें साइबर पीस के द्वारा उनके रिसर्च पेपर को प्रस्तुत किया गया और जो नेशनल लेवल पर जिसकी एक पहचान बनी। ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत CIET NCERT में रिसोर्स पर्सन तथा साइबर पीस के विशेष सहयोगी के रूप में UPSC, CISF, ONGC,
सहित अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों एवं वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित कर चुके हैं। उनके साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस सेशन पीएम ई विद्या के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जा चुका है। पीएम ई विद्या एक प्रोग्राम है जो एजुकेशन में जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसके अतिरिक्त उन्होंने के IIT, IAR तथा IGDTUW जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही देश भर के विभिन्न टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन प्लेटफॉर्म पर एज एक्सपर्ट मेंबर, एज अ जूरी मेंबर के रूप में वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और चाहे विषय पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का हो, डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन का, साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन का, या भारत के डिजिटल भविष्य और टेक्नोलॉजी पॉलिसी का, ऐसे सभी विषयों पे नमन श्रीधर अपने गहन ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव और सहज प्रस्तुति की जो आपकी शैली है उसके लिए आप प्रसिद्ध हैं। आपने कई सारी जटिल जो विषय हैं उन सबको बहुत ही सरल और व्यवहारिक तरीके से रोचक बनाते हुए लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। ऐसे बहुगुणी प्रतिभा के धनी आज हमारे बीच में है नमन श्रीधर। नमस्कार। जैसे मैं कह रहा था कि आज हमारे बीच में नमन श्रीधर जी हैं, जिनका एक संक्षिप्त परिचय मैंने आपके सामने रखा है। अब मैं बिना समय ज़्यादा लिए हुए सीधे आपको नमन श्रीधर जी से रूबरू कराता हूं। नमन जी, स्वागत है ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में। थैंक यू। आप आए, आपने अपना समय दिया, इस सब के लिए हम पूरी ISRN टीम की तरफ से आपका आभार प्रकट करते हैं। थैंक्स अ लॉट सर। तो नमन, आपका एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड टेक्निकल बैकग्राउंड है और आपने इतनी कम एज में बहुत सारे काम किए हैं। तो मैंने आपके इंट्रोडक्शन में वो बातें रखी और लोगों को मालूम चल रहा है कि आपने क्या क्या पीछे काम किए हैं। और मैं अपना डिस्कशन स्टार्ट करूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस साइबर थ्रेट को, जो आज का सब्जेक्ट है, इनसाइडर थ्रेट्स, हाइब्रिड जो वर्क कल्चर है, उनमें कैसे हम साइबर को देखते हैं, इसके बारे में एक जनरल अगर आप कुछ कहना चाहें या अपने बारे में कहना चाहें तो प्लीज़ आप बताइए, देन फिर हम क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन। और मैं नमन श्रीधर हूँ और मैं साइबर पीस फाउंडेशन में काम करता हूँ। साइबर पीस फाउंडेशन को जो लोग नहीं जान रहे, साइबर पीस फाउंडेशन एक फैमिली, छोटा परिवार। इस परिवार के हर सदस्य का काम है इंटरनेट पे जो लोग हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर करना। राइट। काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमारे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको रोज़ की चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। हम लोग बिल्कुल सिंपल चीज़ों में सभी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को मेंटेन कर सकते हैं। हम लोग का आज का टॉपिक है इनसाइडर थ्रेट के रिलेटेड। राइट। आजकल कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ज़्यादातर लोग जो है रिमोट ही वर्क पसंद करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बन गए, पर्सनल डिवाइसेस सामने आ गए, लेकिन इन पर्सनल डिवाइसेस में पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। अब उनके कॉम्प्रोमाइज हो जाने से आपके वर्क अकाउंट और कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है वो एंडेंजर हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले जब हम लोग बात करते थे किसी भी डेटा की सिक्योरिटी के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं चार दीवारी के बीच में कुछ कंप्यूटर्स रहते थे, उन तक सीमित था। लोग पकड़ भी पाते थे आसानी से, सस्पिशन हो जाती थी लोगों को। मगर आज के डेट में एनोनिमस अकाउंट्स क्रिएट करके लोग कोशिश कर रहे हैं अंदर आ जाने की सिस्टम्स के, या फिर दूसरे डिवाइसेस या वर्क स्टेशंस को कॉम्प्रोमाइज करने की, जिसको लैटरल मूवमेंट कहते हैं। तो ये सब इंटरनेट के कारण जो लैटरल मूवमेंट बढ़ रहा है, उसमें इनसाइडर थ्रेट्स को आप कैसे देखते हैं? मतलब मैं इसको कहूँगा कि अगर ये बेसिकली आपने बात करते करते पहला जो मेरा सवाल था वो आपने टच कर लिया है। तो इनसाइडर थ्रेट्स वास्तव में है क्या? एक्चुअली किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? इनसाइडर थ्रेट्स ऐसी कोई सी भी प्रॉब्लम है, रिस्क्स हैं जो कि लेजिटिमेट एक्सेस वाले पर्सन के थ्रू आ सकती है आपको। ओके। अब आपके अकाउंट्स जो रहते हैं ज्यादातर दिए जाते हैं स्टाफ्स को, इंटर्न्स को, मे बी किसी भी पार्टनर को, राइट, एसोसिएट्स को। तो ये आपके डेटा को कैरी कर रहे होते हैं और ये एक पोटेंशियल रिस्क होता है। इनके वजह से शायद आपका जो डेटा है कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाए, लीक हो जाए, या फिर इनकी मिस हैंडलिंग की वजह से आपका डेटा खतरे में आ जाए। काफी सारे लोग रहते हैं जो इनसाइडर थ्रेट को सिर्फ एक वे में समझते हैं, जो रहता है मलेशियस इनसाइडर। मलेशियस इनसाइडर कोई ऐसा
इनसाइडर है जो कोशिश कर रहा है जान करके आपके डेटा को लेकर सेल आउट करने की या फिर Okay. उसके साथ कुछ गलत करने की। लेकिन और भी दो टाइप के हमें इनसाइडर्स दिखते हैं। एक होता है नेग्लिजिबल इनसाइडर। नेग्लिजिबल इनसाइडर का काम ये होता है कि वो ध्यान नहीं देता है चीज़ों पे, गलती से कोई मिस्टेक हो गई और फिर उसके बाद में जो आपका डेटा है किसी गलत आदमी के पास में पहुंच जाता है। और थर्ड होता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है इंटेंशनल एंड मिक्स ऑफ दिस एरर बेस्ड इनसाइडर, Okay. जहाँ पे इंटेंशनली भी किसी चीज को एक्सेस करने की कोशिश की गई लेकिन गलती से भी वो चीजें जो थी फॉरवर्ड हो रही थी उन लोगों के साथ में जिनके साथ नहीं होनी थी। वेरी नाइस। तो बेसिकली जो इंटरनल हमारा जो एक साइबर सिस्टम है उसमें इस तरह के अगर कहीं पर किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई गलती होती है तो इस तरह के इनसाइडर थ्रेट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं? राइट सर, बिल्कुल राइट। सो सेकंड क्वेश्चन है मेरा जो रिस्क को समझने में थोड़ी हेल्प करेगा, जो आपने बात कही है कि बहुत सारी एनजीओज हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो किसी भी नेचर ऑफ बिजनेस के इंस्टीट्यूशंस हों, उन सब में डेटा का जो तरह से आना जाना है, डेटा सेंडिंग है, शेयरिंग है, इस तरह का काम तो होता ही है और बेसिक इंफॉर्मेशंस भी हम लोग शेयर करते हैं। तो और इसमें काफ़ी कुछ अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। तो ये जो इसको प्रोसेस को तो हम रोक नहीं सकते हैं, ये तो इन एज द पार्ट ऑफ द वर्क कल्चर है कि हमें अपना डेटा अपलोड करना है या किसी को मेल करना है या किसी के साथ शेयर करना है। तो जो सिस्टम है उनमें एक जो ऑफिस कल्चर में जो ऑफिस प्रेमाइसेस के अंदर जो काम हो रहा है वो तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम ओरिएंटेड है, बट अगर कोई रिमोटली काम कर रहा है या कोई हाइब्रिड मोड में काम कर रहा है उसके डेटा को कैसे सिक्योर किया जा सकता है या जो इनसाइडर थ्रेट्स है उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, इस पे आप कैसे बताएंगे? बिल्कुल। तो पहले हमें समझना पड़ेगा इनसाइडर थ्रेट की इवोल्यूशन के बारे में। Right. इनसाइडर थ्रेट जब स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं है कि इनसाइडर थ्रेट अभी नया नया आ रहा है डिजिटल वर्क स्पेसेस में, ये बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था इवन बिफोर द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी। Right. लेकिन ये चीजें स्केल हो रही हैं जब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। जैसा आपने इसे पॉइंट रखा कि काफी बार ये होता है कि लोग डिफॉल्ट सेटिंग्स रख देते हैं। अब जैसे क्लाउड बेस्ड एंटिटी को यूज कर रहे हैं किसी डॉक को शेयर करने के लिए, लिंक शेयर कर दी, अब वो लिंक फॉरवर्ड हो रही है कई सारे और लोगों के साथ में जो अनरिलेटेड थे। अब उसमें अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो वो दूसरे लोग भी देख पा रहे। तो हमें डिफॉल्ट सेटिंग्स से चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, पर्सनल सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। राइट सर, रेस्ट्रिक्शन बेस्ड सेटिंग्स। उन्हीं लोगों के पास में वो एक्सेस जाए जिनके पास में जो कंपनी का डोमेन है, कंपनी की दी हुई ईमेल एड्रेस है, वो रहे। सर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं तब जब जो ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं वो एसओपीज नहीं फॉलो करती। एसओपीज बनानी पड़ेगी। yes. क्योंकि लोग अपने डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं, उसमें पर्सनल अकाउंट्स है, कई बार तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है शेयर्ड डिवाइसेस रहते हैं, यानी एक ही घर पे काफी सारे लोग सेम डिवाइस को यूज कर रहे हैं। अब मान लेते हैं आपके वर्क अकाउंट से अगर घर पे किसी बच्चे ने गेमिंग अकाउंट क्रिएट कर लिया और कल को वो कॉम्प्रोमाइज हुआ, फिर से आपका जो डेटा है एंडेंजर हो जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कंपनीज को इंश्योर करना पड़ेगा कि अलग यूजर अकाउंट्स जो है सेम डिवाइस के अंदर में क्रिएट हो और एक सेफ एनवायरनमेंट बने। तो अगर ये आप कह रहे हो कि हमें इन सब छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आज अधिकांश अगर इंस्टीट्यूशंस देखें तो गूगल वर्क प्लेस का यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ ब्रांड का, लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि इस तरह के कई कॉमन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ जो लोग शेयर करते हैं या यूज़ करते हैं। और ये जो कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें ऐसी बहुत सारे क्लाउड बेस्ड डेटा हैं जिनका यूजेज एंड एक्सेस दोनों बहुत इजी है। तो वहाँ पर कैसे हम अपनी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है या जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है उसको कैसे ये जो इनसाइडर थ्रेट्स है इससे बचाया जाए, या जो डेटा आजकल बहुत सारा सुनने में आता है डेटा लीक होने का, तो वो उसको भी कैसे सेव किया जाए, इसके लिए क्या हम कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो रहेगी कि एम्प्लॉयज जो लोग जो एसोसिएटेड है ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, उनको एक वर्क कल्चर में बनाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपने हैबिट्स में साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस का, जहाँ पे अवेयरनेस सेशंस वो लोग के हो, हर हमेशा इसके ऊपर पे रेगुलर डिस्कशंस हो। सेकंड प्रैक्टिस आ जाता है सर आपने बोला कि कुछ रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म्स, हाँ, जैसे क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली।
तो क्लाउड एक्सेस में भी काफी रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म्स है, उनका यूसेज करें। ऐसा नहीं कि कोई भी टूल को यूज कर ले रहे हैं और फिर उसके बाद में वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन फीड करके किसी के साथ में शेयर किया जा रहा है। जैसे गूगल वर्कस्पेस एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है जो सिक्योरिटी प्रमोट करता है। इनफैक्ट इसमें आपको कई बार ये देखने को मिलता है बाय डिफॉल्ट वो आइडेंटिफाई कर लेता है कंटेंट को, उसके बेसिस पे सेटिंग्स जो रहती है उसे एनेबल कर देता है। तो अब जरूरी नहीं रहा अब हमारे लिए कि हम लोग जा करके चीजों को खुद से इंश्योर करें। बाय डिफॉल्ट भी हो रही है, लेकिन इट इज ऑलवेज आस्क्ड टू चेक फॉर्मली कि जो सेटिंग्स अप्लाइड है वो अकॉर्डिंगली है या नहीं। और अगर बात कर रहे हैं क्लाउड बेस्ड चीजों के बारे में, तो एक ऑप्शन रहती है चीजों को डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम से, क्योंकि कई बार होता है कि कॉपीज बना ली जाती है उन सेंसिटिव डेटा के बारे में, और क्योंकि एनजीओ जो रहती है, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस रहती है, हेल्थ इंफॉर्मेशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन केसेस जैसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कैरी करी थी, जो बिजनेस इंफॉर्मेशन से भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, उनके लिए खास करके ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी मेजर्स जो रहे अच्छे तरीके से इंप्लीमेंटेड रहे। अब क्या कर सकते हैं, तो हमें रेस्ट्रिक्शन बेस्ड, जैसा मैंने बताया, रेस्ट्रिक्शन बेस्ड परमिशन डालने पड़ेंगे। एक और प्रॉब्लम रहती है सर, क्लाउड में क्या रहता है, अगर हम किसी को एक्सेस देते तो उनके पास बाय डिफॉल्ट काफी सारी चीजों का एक्सेस रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सी क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश करूँ। अगर आप कैलकुलेटर जैसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें एंड इट इज आस्किंग यू फॉर अ परमिशन टू एक्सेस फोटोज एंड वीडियोज, टू एक्सेस योर फोन कॉन्टैक्ट्स, सो व्हाट इज द रेलेवेंस? उसी तरीके से हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में रोल बेस्ड एक्सेस देना पड़ेगा कि कौन क्या एक्सेस कर सकता है। बट आप ये कैसे कर सकते हैं? ये तो आपको जो फैसिलिटी प्रोवाइडर है ये उसके हाथ में है। विदाउट उसके आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं या प्रोग्राम्स हैं जिनको आप बिना एक्सेस दिए यूज नहीं कर सकते। उस केस में हम कैसे अपनी पर्सनलाइज उसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, तो गूगल वर्कस्पेस के बारे में मैं बता रहा था। गूगल वर्कस्पेस इसका बेस्ट एग्जांपल है। हमें पहली चीज तो करनी पड़ेगी कि थोड़ा एनजीओज में टाइट बजट हो जाता है आईटी सिक्योरिटी को लेकर। राइट, थोड़ा कोई भी डोनर उसके लिए सपोर्ट नहीं करता, विच शुड बी सपोर्टेड बाय द डोनर्स। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक ही चीज कहता है कि अगर आप इनोवेशन कर रहे हो उसके साथ में सिक्योरिटी चले, और डिजिटल स्पेसेस में तो ये मस्ट है। इसीलिए हम लोगों को पहली चीज तो साइबर सिक्योरिटी के लिए एक बजट एलोकेशन करना पड़ेगा, जहां पे कोई आईटी एक्सपर्ट रहे, जिनको हम लोग एडमिन्स की तरह आइडेंटिफाई करें। एडमिन्स जो रहते हैं इनके लिए काफी आसान रहता है उन चीजों को कंट्रोल करना कि किसके पास रोल बेस्ड एक्सेस मैनेजमेंट है, RAMs। राइट, और उसके बाद आप सेटअप कर लीजिए। इनफैक्ट आजकल की जो चीजें हैं गूगल वर्कस्पेस में या फिर इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट के आउटलुक फीचर्स में काफी इजी हो गई हैं लोगों को रोल बेस्ड एक्सेस प्रोवाइड करना। तो अब ये डिफिकल्ट नहीं रहा कि आपको कई सारी टेक्निकलिटीज आनी चाहिए। सिंपल क्लिक्स एंड सिंपल लॉजिक इज ऑल यू नीड। राइट, वेरी नाइस। सिमिलरली एक जैसे आपने क्लाउड का बहुत अच्छा डिफाइन किया, रिमोट वर्क टूल्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनको लोग बहुत फ्रिक्वेंटली और फ्रेंडली यूज़ करते हैं। जैसे मैं नाम अगर सिर्फ कोट करूं जस्ट फॉर एग्जांपल कि जूम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, गूगल मीट है, एनीडेस्क है, जो कई सारे हाइब्रिड वर्क में या रिमोट वर्क में यूज़ किए जाते हैं। ऐसे जो इतने ये प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत यूज़र फ्रेंडली भी हैं और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, इन सब में हमें काम करते समय किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि कई ऐसे केसेस देखने में आए हैं कि ड्यूरिंग द मीटिंग हाईजैक हो जाते हैं चीज़ें, उसमें न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए कुछ आउटसाइडर्स आ जाते हैं या कुछ बग्स आ जाते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो एक छोटी सी कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। देखिए सर, साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे एब्सोल्यूट सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं है। राइट, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा सा घर है जिसमें काफी सारे डोर्स और विंडोज हैं। जिन डोर्स और विंडोज के बारे में पता है उसमें हम लोग लॉक्स लगाते हैं, जिनके बारे में नहीं पता है उनको हम लोग अपडेट्स के थ्रू बंद करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग के लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि ये जो एप्लीकेशंस के बारे में आप बात कर रहे थे, जूम, गूगल मीट, एनीडेस्क, ये अच्छे पर्पस के लिए बनाए गए, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे गलत पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। पहली चीज तो कि जो आपके रिमोट डेस्क एप्लीकेशंस है, अगर आप उसको इंस्टॉल करके रखे हुए तो उसमें पासवर्ड एनक्रिप्शन लगाइए, क्योंकि कल को ऐसा हो सकता है कि आप कैफे में जाकर के काम कर रहे, कोई आया, रिमोट डेस्क एप्लीकेशन देखा, कोड एक्सेस लिया और फिर आपके डिवाइस की कंट्रोल्स उनके पास है, आपके डिवाइस को एक्सेस कर सकते। तो पहली चीज तो ये रिकमेंडेड है। सेकंड जो मैं रिकमेंड करूंगा पर्सनली, यूज करके उन्हें डिलीट कर दीजिए। ओके, यूज करके डिलीट कर दीजिए।
ओनली एक्सेस मतलब देम, क्या डिलीट कर दे उसमें जो रिमोट डेस्क एप्लीकेशन है जब उनकी okay. यूज पड़े तभी उन्हें इंस्टॉल कीजिए एंड आफ्टर दैट यूज उन्हें डिलीट कर दीजिए, ओनली मतलब फ्रॉम अपने द सिस्टम के अंदर ये रखिए ही मत। राइट सर। नहीं सर, ऐसे इनको यूज करना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि हाँ मतलब लेकिन आपने कहा यूज करिए और फिर उसको डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल डिस्पोज कर दीजिए। यस, तो ये एक रिकमेंडेशन हमारे साइड से रहेगी। वेरी एंड इंपॉर्टेंट मीटिंग्स सर काफी इंपॉर्टेंट रहती है, बिकॉज मीटिंग बाय डिफॉल्ट क्या रहता है कि कुछ सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस हो रहा है, कोई केस ऐसा आया है जिसको आप लोग ऑर्गेनाइजेशन या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की तरह हैंडल कर रहे हैं, मीटिंग लिंक बना दी। अब वो मीटिंग लिंक अगर किसी और के पास में पहुंच रही है और वो उसके अंदर में विदाउट एनी पासकोड एंटर कर जा रहा है, विदाउट एनी आइडेंटिफिकेशन एंटर कर जा रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वहां पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे ताकि कोई भी ऐसे इंट्रूडर नहीं आ जाए उसके अंदर। राइट। तो ये एक अच्छी बात आपने बताई कि जितने भी इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं ये अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, बट इन्हें अगर हम सावधानी के साथ जो प्रिवेंशंस है वो अगर हम यूज करते हैं तो फिर रिस्क ऑफ जो थ्रेट्स है वो कम हो जाएगा। राइट सर। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन सिक्योर रिमोट वर्किंग चेकलिस्ट अगर तैयार करना चाहें तो ऐसे कौन से 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि ये जरूर आप फॉलो करो 5 टिप्स? ठीक है, अगर 5 टिप्स के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है अवेयरनेस, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं है, जब तक हमें पता नहीं है क्या इमर्जिंग टॉपिक्स आ रहे हैं, हम लोग उन चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सेकंड वन इज प्रैक्टिस। अवेयरनेस अगर आप थ्योरी में जान ले कोई काम की नहीं रहेगी, उन्हें प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। और साइबर सिक्योरिटी की एक बात है सर, उन्हें हैबिट्स के तरह ही कंसिडर किया जाता है। जब तक आप उन्हें डे टू डे लाइफ में नहीं इंप्लीमेंट कर रहे होंगे कोई काम नहीं, वो एप्लीकेबल ही नहीं। ट्रू सर। राइट। अब डेटा ब्रीचेस के केसेस ज्यादातर आते हैं, लीक्स के केसेस आते हैं। लीक्स में क्या देखा जाता है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स लीक हो रहे हैं, क्योंकि आपकी वर्क की जो ईमेल है उनकी क्रेडेंशियल्स लीक हो गई, कोई इंट्रूडर आ गया, अब आपके तरह एक्ट करके इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है और आप बन जा रहे हैं फोरफ्रंट पे आदमी जो सस्पिशन। तो आपको एक चीज इंश्योर करनी है कि आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल कीजिए। वेरी नाइस। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है? एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। अब जैसे मान लेते हैं कि आपने पासवर्ड्स डाल दी, वो अब एनफ नहीं है, उसके बाद में एक ओटीपी मांगी जाएगी या फिर एक यूएसबी की मांगी जाएगी आपसे। जब तक आप नहीं शेयर करेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आजकल एक पास की भी बहुत यूज हो रही है। पास की इज वन ऑफ द कॉमन। अब पास कीज जो है हम लोग के पासवर्ड्स को रिप्लेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। काफी बार देखा जा रहा है पास कीज और पास फ्रेजेस का कॉम्बिनेशन इन चीजों को रिप्लेस कर रहा है, जहां पे 4 अनरिलेटेड वर्ड्स, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कोई ऐसा पासवर्ड बनाते हैं जो हमें याद रहे। राइट। लेकिन ये पासवर्ड्स याद तो रहने चाहिए मगर स्ट्रॉन्ग इनफ रहने चाहिए। बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। व्हाट वी एज साइबर सिक्योरिटी एनालाइजर्स व्हाट वी यूज्ड टू सी कि हैकर्स के पास में एक डिक्शनरी रहती है। उस डिक्शनरी में ऑलरेडी कई सारे ब्रीच्ड पासवर्ड्स रखे रहते हैं। अब वो लोग करते हैं ब्रूट फोर्स अटैक्स, जिसके अंदर में मान लीजिए आपके अकाउंट्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतने लिमिट ऑफ पासवर्ड्स के बाद आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं किया जा सके, तो कंटिन्यूअसली वो लोग ट्राई करते रहते हैं। हिट एंड ट्रायल होता है, कोई एक पासवर्ड रेलिवेंट मिल गया और आपके अकाउंट में वो एंटर कर गए। तो ये ब्रूट फोर्स अटैक्स होते हैं और इन्हीं चीज से आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बचा सकता है कि अगर पासवर्ड्स लीक्ड भी थे तो उसके बाद में एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। The fourth one is about identification of the threats that have already occurred. कौन सी जगह पे कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी हैं डेटा सेट्स, तो उनके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग टूल। एक टूल आता है जिसको कहते हैं हैव आई बीन पॉन्ड। आज ही आप जाकर के इसको यूज कीजिए और चेक कीजिए कि आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जुड़े हुए लोग हैं उनकी कहीं डेटा तो ब्रीच्ड है क्या है, एक बार फिर से बताइए। द टूल इज कॉल्ड सर हैव आई बीन पॉन्ड। Have I been fond? राइट सर, PWNET। आप ये हमारे नीचे स्क्रॉल में भी देख सकते हैं जो आपने बताया है नमन ने, वहां से भी आप लेकर इसको अपने सिस्टम में चेक कर सकते हैं। क्या उससे अगर उस ऐप को यूज करते हैं तो हम क्या क्या देख सकते हैं उससे? तो हैव आई बीन पॉन्ड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टूल रहने वाला है। इससे काफी सारी चीजें पता चलती है। कई बार ये होता है कि हम लोग डिफरेंट सर्विसेज पे जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर ले। अब मैंने बताया एब्सोल्यूट साइबर सिक्योरिटी कोई भी जगह आपको गारंटीड नहीं है। हो सकता है कि कहीं से आपकी डेटा जो है लीक हो गई, स्कैम कॉल्स आने लग जाए, कोई ऐसा पोर्ट्रे करे कि शायद आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर वो IT एडमिन के तरह बात करने की कोशिश करे, इम्पर्सनेशन। तो आपको पता रहेगा कौन कौन से डेटा लीक्ड है और कौन क्या देख सकता है।
तो आपके सामने जब इन्फॉर्मेशन रखी जा रही होगी आपका तुरंत उसके ऊपर विश्वास नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। और इन केस पासवर्ड्स लीक्ड हैं, ज्यादातर लोग फियर आउट कर जाते हैं, मैंने देखा है सेशंस में कि पासवर्ड्स लीक्ड हैं, आप क्या करें, पासवर्ड चेंज कर लीजिए और दूसरा स्टेप रहेगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल कीजिए। लास्ट वन अच्छा। वुड बी सर लिंक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि लिंक्स पे आजकल लोग ज्यादातर क्लिक कर देते हैं एंड दे लूज एवरीथिंग। मैं नहीं कह रहा हूं आप लिंक को क्लिक करके ओपन करके चेक कीजिए कि जो उसके अंदर कंटेंट है वो सही है नहीं। बहुत एक तो dangerous। लिंक जब आता है तो किस एड्रेस से आ रहा है, रेलेवेंट, उसकी रेलेवेंसी क्या है, वो भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। मतलब अगर कोई नोन भेज रहा है, मान लीजिए मैं आपको कोई लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो भी चेक करना कि हो सकता है मेरा अकाउंट हैक हो गया हो और आपके पास मेरा नंबर सेव है, लेकिन नॉट नेसेसरी कि वो लिंक मैंने ही भेजा है। तो हो सकता है मेरा डुप्लीकेट अकाउंट काम कर रहा है और उसने वो लिंक भेजा हो आपके अकाउंट को हैक करने के लिए। तो यहाँ पर भी हमें इस तरह के लिंक्स ओपन करते समय ये भी माइंड में रखना चाहिए। मैं सही बोल रहा हूँ? विथ योर परमिशन सर, मैं आपके साथ में केस शेयर करता हूँ प्लीज झारखंड। प्लीज। झारखंड में क्या हुआ था कि देयर वर सम पीपल, देयर वर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, उनकी एक ग्रुप बनी हुई थी कम्युनिकेशन के लिए सोशल मीडिया पे। राइट। अचानक से एक फ्रेंड का मैसेज आता है कि इस लिंक पे क्लिक करने के लिए एक ऐप है जो काफी मदद कर सकती है उन्हें कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी के लिए। वर्क फ्रॉम होम स्कैम्स काफी ज्यादा आपको प्रॉमिसिंग लगेंगे, देखने में लगेगा कि यही तो वो चीज है जो मैं चाहता था, काफी कम घंटे काम करने की अपॉर्चुनिटी और उतनी ही ज्यादा सैलरी। लेकिन ये टू गुड टू बी ट्रू स्कैम्स। काफी लोगों ने क्लिक किया उस पर, इंफॉर्मेशन शेयर की, डिवाइस में एक एप्लीकेशन रन हो गई। अब वो जो चीज एप्लीकेशन थी कंटिन्यूअसली स्कैन कर सकती थी कि वो क्या चीजें कर रहे हैं, उनकी डिवाइस की एक्सेस उनके पास में थी और जो चीजें थी आगे बढ़ गई, फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया उनके साथ। माय गॉड। तो ऐसी भी चीजें हो रही हैं और इनसे हमें सतर्क रहना पड़ेगा। कैसे वेरीफाई करें कि कोई लिंक जो है वो सही है या नहीं? इसके लिए एक और टूल है, वायरस टोटल उसका नाम। वायरस टोटल। राइट सर, वायरस टोटल। इस टूल पे जाइए, लिंक को अब आपको कोई ओपन करने की जरूरत नहीं है, कॉपी कीजिए उस लिंक को, टूल में जाके पेस्ट कीजिए, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन बता देगा। उसके अंदर में 90 प्लस साइबर सिक्योरिटी इंजन्स है, इंक्लूडिंग बिट डिफेंडर सर। बिट डिफेंडर इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द पायोनियर इन साइबर सिक्योरिटी इंजन्स। वो भी वहां पे अवेलेबल है और चेक होती है वो लिंक 90 प्लस साइबर सिक्योरिटी इंजन्स पे और आपको वो बता देगा कि मलेशियस है या फिर लिंक जो है सही है। वेरी नाइस। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है हमें नमन ने बताई है कि आपकी जो अटेंशन है ना, जो आपका प्रॉम्प्टनेस है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि साइबर में आपकी एक छोटी सी गलती, जैसा हम हमेशा कहते हैं, एक छोटा सा क्लिक आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही और 5 सावधानियां जो बताई मैं उनको रिपीट करता हूं विद द हेल्प ऑफ नमन की। फर्स्ट है अवेयरनेस, सेकंड है प्रैक्टिस, थर्ड है मल्टी ऑथेंटिकेशन, राइट, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, फोर्थ है आपका क्या बताया, सॉरी, हैव आई बीन, हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल मेल या इस तरह के जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना। और फिफ्थ है आपने कहा कि लिंक्स जो हैं उनको हम कैसे सेफुली यूज करें, राइट। सो ये 5 मेजर एरियाज हैं जिनको आप बेसिक एज अ डूज एंड डोंट समझ सकते हैं, अपने यहाँ एक SOP का पार्ट बना सकते हैं, राइट। अब जो अगला सवाल है नमन, वो है कि बहुत ऐसा कॉमनली डिस्कस होता है कि जो साइबर घटनाएं हैं वो ज़्यादातर तकनीकी कमियों के कारण होती हैं, लेकिन इसमें ह्यूमन एरर्स ही ज़्यादा होते हैं, ये हमेशा देखने में आया है। तो इनमें एक, जैसे आपने कई सारी चीज़ें बताई, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए आपने कहा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आपने कहा, फिशिंग अवेयरनेस की भी बात एक होती है जो आपने भी बताया, और रेगुलर ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग या लर्निंग एटीट्यूड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है डेटा प्रोटेक्शन एंड पॉलिसीज़ के माध्यम से। संस्था के जो सिस्टम है, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकता है। लेकिन क्या और भी कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अपने सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? ऑफ कोर्स, क्योंकि क्या रहता है सर, काफी बार आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन से परमिट करिए ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस, हाँ, BYOD जिन्हें कहा जाता है। लोग अपनी डिवाइसेस लाते हैं और उसके बाद में वर्क की जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं उनको एक्सेस कर रहे हैं। कई बार देखने को मिलता है शायद जो ऑर्गेनाइजेशंस रहे वो
ऑर्गेनाइजेशनल मेल प्रोवाइड नहीं कर सके। लेकिन पर्सनल मेल उतना ही डेंजरस है, क्योंकि इट कैन हैपन कि उससे पर्सनल मेल से काफी सारे कॉम्प्रोमाइज डेटा सेट्स लीक हो और फिर उसको यूज किया जा रहा हो आपके ऑर्गेनाइजेशन की डेटा निकालने के लिए। द सेकंड वन इज शेयरिंग पॉलिसी, क्योंकि कई बार ये रहता है ना सर कि ऑर्गेनाइजेशंस अपनी डेटा शेयर कर देते हैं लोगों के साथ में, एम्प्लॉयज के साथ में, और वो जब डाउनलोड करते हैं तो लोकल ड्राइव में स्टोर हो जाती है इंफॉर्मेशन। यस। लेकिन वहीं अगर वर्क स्टेशंस रहे, वर्क मेल्स रहे या फिर क्लाउड वर्क स्पेसेस रहे, तो वो सेंट्रलाइज जगह पे स्टोर होती है जिसका एक्सेस जो रहता है हमेशा एनजीओज के पास रहता है। तो दे गेट टू डिसाइड कि अब उन्हें क्या करना है, अब उन्हें उस रोल से हटा देना है या फिर अब वो जो डेटा उनके साथ शेयर की गई थी उसे एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक और प्रॉब्लम आती है कि ज्यादातर जो लोग रहते हैं ऑन बोर्डिंग और ऑफ बोर्डिंग प्रोसेस के टाइम पे ध्यान नहीं देते हैं कि मान लेते हैं अगर मैंने किसी टाइप की एक्सेस उन्हें प्रोवाइड कर रखी है तो महीने लग जाते हैं शायद उनके एक्सेस को रिवोक करने के लिए या फिर उन्हें प्रॉपरली उनके एक्सेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो इट शुड हैपन फ्रॉम द डे वन ऑफ इंटरव्यू। अगर आपने डिसाइड किया कि उनको रखना है, यू शुड बी हैविंग अ एसओपी कि आप किसे किस तरीके से दे रहे हैं, किसे किस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं। राइट। और खुद में भी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डेटा लेबलिंग, कि किस टाइप से आप किसी हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करेंगे या फिर मान लेते हैं आपकी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो जनरल एम्प्लॉयज के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल एडवाइजरीज किसी साइबर थ्रेट के रिलेटेड में। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगी कि कभी कभी देखने को मिलता है कि स्पूफ्ड मेल्स रहते हैं, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेल्स को एज अ स्टिकर के तरह यूज किया जाता है और उसमें कुछ फिशिंग के जुड़े हुए चीजें रहते हैं, एम्प्लॉयज उसको देखते हैं। इसमें एक ट्रेंडिंग केस था सर जहां पे एम्प्लॉयज को भेजा जा रहा था कि फ्रॉम अ एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ बॉडी एक मेल आ रहा है जहां पे कहा जा रहा है कि रिडीम कूपन से आपके लिए, या फिर मे बी कोई फैमिली वेकेशन ट्रिप आपके लिए जॉब के ऑफर किया जा रहा है। पीपल यूज टू क्लिक ऑन दैट, इंफॉर्मेशन शेयर की, पेमेंट पे एड्रेस पे आ गए, पता चलता है कि सभी चीजें स्कैम थी, डिस्काउंटेड रेट नहीं थे, टोटली एक स्कैम था। माय गॉड। इनफैक्ट ये भी देखने को मिलता है कि शायद कोई फाइल डाउनलोड करने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इन चीजों को नहीं डाउनलोड करें। आपने ये जो बातें कही ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस या एमएसएमईज या एसएमईज जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए ये डिजिटल सिक्योरिटी बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है क्या? मेरा पहला सवाल तो ये है कि अगर है तो कैसे है? क्योंकि ये जैसे आपने एक एग्जांपल में देके अपनी बात को और क्लेरिफाई करता हूँ कि आपने कहा कि डेटा लोकल ड्राइव पे रखने की जगह क्लाउड पे रखिए। तो क्लाउड पे डेटा रखना क्या फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है क्या? क्योंकि बहुत सारे मतलब मार्केट में जितने भी अच्छे क्लाउड स्टेशंस हैं वहाँ वो बहुत कॉस्टली हैं और उनका जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो डोनर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए बहुत अफोर्ड करना एक एनुअल एक्सपेंसेस है, उसको मतलब मुश्किल होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव क्या सिस्टम हो सकता है जो जिनमें हम टेक्नोलॉजी को भी सेफ्टी के सिक्योरिटी के साथ यूज़ कर सकें और साथ में अपना जो मॉनिटरिंग है, डेटा मॉनिटरिंग है या जो सिक्योरिटी में इंक्रिप्शन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको भी लागू कर सकें। बिल्कुल। तो आजकल एक ड्राइव चली है स्टार्टअप्स फॉर स्टार्टअप्स और मे बी स्टार्टअप फॉर स्टार्टअप्स। ओके। यानी जो स्टार्टअप्स हैं आपस के स्टार्टअप्स या फिर एक इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए खड़े हो रहे हैं, जहां पे ऑर्गेनाइजेशंस के पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो सब्सक्रिप्शन शायद बाकी लोगों को $10 में लगती है उनको शायद $5 में लगे या $6 में लगे, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस मेंटेन किया जा रहा है। ऑफ कोर्स फ्री टोटली करना इज अ बिग चैलेंज, लेकिन स्टिल उन चीजों को रिड्यूस कर दिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस के लिए, ताकि उनके पास में जो डेटा है उन्हें वेल वे में प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड और क्या हो सकता है, जैसे जो बिहेवियरल मॉनिटरिंग है या जो एंड पॉइंट प्रोटेक्शन है या जो इंक्रिप्शन है या रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है, इन सब को, जैसे ये जितने भी एक तरह के सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं इनको अवेल करने के लिए या डे टू डे बेसिस पे यूज़ करने के लिए हम क्या क्या सिस्टम में चीज़ें कर सकते हैं या कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां से हम मिनिमम रेट्स में बाय कर सकते हैं या मेंबरशिप ले सकते हैं? ठीक, तो काफ़ी बार देखने को मिलता है कि शायद जो बिहेवियर्स रहे किसी एक एम्प्लॉय की
वो कंसिडर की जाए एज अ सस्पिशन के तरह पे। Okay. अब फिजिकली तो ये डिटरमाइन करना काफी आसान है कि मान लेते कोई एम्प्लॉय है, वो अनइवन वर्किंग आवर्स में जा करके किसी ऐसे मशीन को एक्सेस कर रहा है जो वो रेगुलरली करता नहीं था, या फिर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को कॉपी कर रहा है, तो आसान बन जाता है इनको आइडेंटिफाई करना फिजिकली। बट इफ यू टॉक अबाउट डिजिटली, राइट, तो एआई इसमें आपकी काफी हेल्प कर सकता है। जहां पे ऐसे कुछ एआई मॉडल्स हैं, जहां पे आपको सामने देखने को मिल रहे होंगे कुछ साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप्स। इनफैक्ट साइफरिक्स, द कंपनी विच आई एम वर्किंग इन, इज प्रोवाइडिंग यू एन अपॉर्चुनिटी जहां पे काफी सारे लोग आके कनेक्ट करें एंड एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट हम लोग आपकी हेल्प करेंगे इंश्योर करने के लिए कि ये जो आपके डेटा है प्रोटेक्टेड रहे while maintaining your pockets as well. कैसे कर सकते हैं, थोड़ा इसको 1 मिनट में अगर एक्सप्लेन कर पाए तो हम लोगों ने कुछ मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाई। उन मशीन लर्निंग मॉडल्स का काम है कि वो ट्रेंड है, पहली बात तो जो आपके रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न्स है, जो सस्पिशन के पैटर्न्स होते हैं उसके ऊपर पे ट्रेंड है। अब मान लेते हैं कि वो जो यूजर है कोई ऐसी चीज को एक्सेस करने की रिपीटेडली कोशिश कर रहा है, Right. वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि रिपीटेड एक्सेस मींस इट इज अ ट्रबल। मे बी एक कॉपी के जगह टेंस ऑफ कॉपीज बन रही है, तुरंत आइडेंटिफाई हो गया। इनफैक्ट ये जो चीज है ओपन सोर्स पे भी अवेलेबल है फॉर दोज जिन्हें लगता है कि नहीं शायद हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ओपन सोर्स मॉडल्स भी है। इट इज नथिंग टू वरी अबाउट। एंड वन मोर थिंग आई विल से कि आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि एक आईटी एक्सपर्ट एटलीस्ट आपके पास में रहे। ओके, इट इज नॉट मैंडेटरी बट स्टिल रिकमेंडेड कि आपके पास में रहना चाहिए। और मेरे नजरिए से देखा जाए तो ऑफ कोर्स यू शुड बी हैविंग। वेरी नाइस। तो ये हमारा जो फर्स्ट लॉन्ग राउंड था वो यहीं पर हम ख़त्म करना चाहेंगे। नेक्स्ट राउंड जैसे मैंने बताया रैपिड रिस्पांस राउंड है, जहां पर हम छोटे सवाल आपके सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप उसके छोटे आंसर्स करें सो दैट लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर सकें, क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। तो पहला जो रैपिड रिस्पांस राउंड का सवाल है वो ये है कि आज सबसे बड़ा इनसाइडर थ्रेट तकनीक है या इंसान है, टेक्नोलॉजी या ह्यूमन? आई गेस पीपल, क्योंकि क्या है कि अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी के पास में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज नहीं है, पीपल आर हैविंग इट, वेरी पीपल आर नाइस। तो लोग हैं, टेक्नोलॉजी सारी अच्छी है, हमें कैसे उपयोग करना है ये इंसानों के ऊपर केंद्रित है। सेकंड क्वेश्चन है, एनजीओ कार्य करने के लिए एक अधिक सुरक्षित क्या हो सकता है ऐसा इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफिस का लैपटॉप या निजी लैपटॉप? मेरा कहना रहेगा ऑफिस का लैपटॉप ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसके अंदर में एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी रहती है, कई सारी बिजनेस मशीन्स रहती है। तो इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि क्या ऑफिस लैपटॉप को कैसे सिक्योर किया जा सकता है? पहली बात तो कि वर्क स्टेशन आते हैं, ऐसा आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसी कंपनी प्रोवाइडर्स हैं जो आपको वर्क लैपटॉप्स प्रोवाइड करते हैं। राइट, उनमें बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स जो रहते हैं इम्प्लीमेंटेड रहते हैं, इंस्टॉल्ड रहते हैं। दूसरी चीज रहनी चाहिए एंटीवायरस एप्लीकेशंस उसमें मस्ट रहने चाहिए। ओके। थर्ड क्वेश्चन है, वाईफाई एक्सेस क्या जो ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे होते हैं क्या उनको यूज करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या रहता है कि एक इविल ट्विन नाम की टेक्नोलॉजी फेक वाईफाई क्रिएट कर देंगे और आप जो भी चीज उस दौरान कर रहे हैं कनेक्टेड होकर सभी चीजें दिखाई दे रही। अगर कर रहे हैं आप तो ऑफिशियल वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कीजिए, और दूसरी चीज वीपीएन हमेशा एनेबल रखिए। Okay. तो जो ये एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशंस पे या ज़्यादातर आजकल पब्लिक प्लेसेस पे फ्री वाईफाई का कॉन्सेप्ट होता है, तो आपका क्या सजेशन है कि नहीं यूज़ करना चाहिए? बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। अगर आपका मोबाइल डेटा है प्लीज यूज अ मोबाइल डेटा, हॉटस्पॉट यूज कर लीजिए। इन केस बहुत ही बड़ी इमरजेंसी है, यूज ही करना है। वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे पूछिए कि कौन सा नेटवर्क है, उसमें भी वीपीएन इंश्योर कर लीजिए कि आपने एनेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो नमन ने कही है कि फ्री के चक्कर में आप अपना जो डेटा, प्राइवेट डेटा है या जो आपकी सिक्योरिटी सिस्टम है उसको रिस्क पे मत लाइए। एक और सवाल है नमन, क्या कभी किसी जो टीम मेंबर हैं उनके साथ अपना पासवर्ड शेयर करना चाहिए? नहीं, इट इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस, क्योंकि अब वो भी एक स्कैम सरफेस लेवल को इंक्रीज कर रहे होंगे आप, उनके वजह से भी शायद कोई गलती हो जाए। वेरी नाइस। नेक्स्ट है, आपने हालांकि उसकी बात कही है कि ये जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ये एक विकल्प है या आज के समय में एक नेसेसिटी आइटम है? इन वन सिंपल लाइन, नेसेसिटी है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में जो आजकल बदलाव आ रहे हैं वो काफी अनोखे हैं और काफी इंटरेस्टिंग है।
तो मतलब ये कंपलसरी है, आपको ये Compulsory. प्रैक्टिस अपने बिहेवियर में ऐड करनी बिल्कुल। चाहिए। एक और सवाल है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन शेयरिंग सुविधा है या सुरक्षा जोखिम है? मतलब अगर इसको हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, शायद आपको समझने में आसानी के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये एक इजी प्रैक्टिस है या फिर रिस्क है? बोथ आई बोथ। विल से, क्योंकि बोथ। क्या है कि बनाई तो अच्छी पर्पस के लिए गई थी, ताकि मान लेते कल को कोई ऑनलाइन सेशन में Yes. डिलीवर करें, पीपल कैन सी द कीनोट। यस। लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं जो एक्सेस ले रही हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस, और उन लोगों के हाथ में डाल रही है जो शायद साइबर क्रिमिनल्स हो। इंटेंशन भी उतना ही मैटर करता है, जैसे हम लोगों ने पहले तो क्वेश्चन। दोनों है, ये सुविधा दोनों। भी है और सुरक्षा जोखिम भी है। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सॉरी। क्या संगठन छोड़ने वाले कर्मचारी की सभी डिजिटल एक्सेस तुरंत बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल, ये तुरंत बंद इमीडिएटली करनी बंद कर चाहिए, देनी चाहिए। इमीडिएटली, क्योंकि अब वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड नहीं, उनको अब उन चीजों की एक्सेस की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसमें एक लाइन और आप जोड़ सकते हैं क्या कि जैसे छोड़ने वाला जो व्यक्ति है, उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की वो लेके जा रहा है, उसको कैसे सिक्योर किया जा सकता है? मतलब एक तो है जो डेटा आपने सिस्टम पे या क्लाउड पे जो भी है उसके पासवर्ड चेंज कर दिए, वो डेटा ट्रांसफर कर लिया, बट और भी कुछ इंफॉर्मेशंस को सिक्योर करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे किन टाइप? जैसे मान लो कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और मैंने कई सारे पासवर्ड बनाए, कई सारे मेल्स बनाए, या और भी मैंने प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए जिसकी एक्सेस मेरे पास थी, और मैं हैंडओवर करते समय मैंने सारा सब कुछ बता दिया कि ये है और मैं चला गया, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास है ना। तो ओके, उस केस में क्या सेफ्टी मेजर्स हो सकते तो हैं? पहली चीज है जीरो ट्रस्ट पॉलिसी, इसको फॉलो कीजिए। और सेकेंडली मेरा कहना है सेंट्रलाइज बनाइए चीजों को। देखिए हाँ, भले ही उनके पास में एक्सेसेस हैं, पासवर्ड्स उन्होंने क्रिएट किए, लेकिन अगर आप वही चीज पासवर्ड मैनेजर्स में करते और एक आईटी एडमिन जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के उनके पास में वो एक्सेस है, तुरंत वो रिवोक कर सकते हैं चीजों को, और चीजों को चेंज भी कर सकते हैं विद इमीडिएट इफेक्ट्स। तो ये क्विक स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे। वेरी नाइस। तो हमें पासवर्ड मैनेजर के साथ मूव करना चाहिए, ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल। राइट। लास्ट क्वेश्चन है, रिमोट वर्क करने वाले बहुत सारे टीम मेंबर्स या एम्प्लॉयज एक अनिवार्य रूप से साइबर सिक्योरिटी अगर प्रैक्टिस या बिहेवियर एडॉप्ट करना हो तो क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है, इन डे टू डे लाइफ काफी सारी चीजें हमारे सामने आती है। नॉट एवरीथिंग इज समथिंग दैट वी शुड बिलीव इन। राइट। ऐसा जरूरी नहीं अगर आपको कोई मेल आ रहा है वो सच ही हो, या फिर लेजिटिमेटली आपके ऑफिशियल से आ रहा हो। तो जो परिभाषा थी पहले की, जो दिखता है उसके ऊपर विश्वास है, उसको बदलना पड़ेगा। जो दिखता है उसके ऊपर शायद विश्वास है, और उन्हें वेरीफाई करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। ये रैपिड रिस्पांस राउंड यहीं पर हमारा ख़त्म होता है। आपने बहुत सारे टिप्स छोटे छोटे दिए हैं जिनको मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर वो अच्छे लगेंगे, और उनको उनकी हेल्प से आप अपने इंटरनल साइबर डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब नमन जी, मैं लास्ट राउंड की तरफ जाना चाहूँगा जो हमारा ऑडियंस क्वेश्चन राउंड है। ऑडियंस क्वेश्चन राउंड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम लोग ये सब्जेक्ट फाइनल करते हैं तो हम अपनी मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग मेल करते हैं, बताते हैं कि इस बार का एपिसोड हम इस सब्जेक्ट पे लेके आने वाले हैं, और लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं, उनकी एडवाइस मांगते हैं, सजेशंस मांगते हैं, और उनमें जो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, उनके जो रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको अपने गेस्ट के लिए सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर पॉडकास्ट में नहीं उपलब्ध हैं, मैं उनका नाम जरूर लूँगा जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन उस क्वेश्चन को पूछने के लिए मैं अपने कलीग श्वेता को बुलाना चाहूँगा। और ये सवाल जो है नमन जी, दलाई लामा फाउंडेशन है महाराष्ट्र में, उन्होंने ये सवाल पूछा है, और इस सवाल को हमारी कलीग श्वेता पूछेंगी आपसे। Hello, sir. My name is Shweta, and my question is: unlike business, NGOs work with vulnerable communities and often store highly sensitive personal information. What policies and standard operating procedure should every NGO adopt to protect beneficiary data, donor information, financial records, and confidential project documents from insider threats and cyber attacks? The first thing that I will say is become DPDP compliant. You would have seen कि अभी हम लोगों ने ISR के साथ में we are done a DPDP act session, तो DPDP act compliant बनना पड़ेगा। The second one is onboarding and offboarding SOPs. Third one is role based access management, and the fourth one is MFA based policy. ऐसा नहीं होना चाहिए कि
you are just using passwords. You should use backup options, extra security layers to enhance the security. वेरी नाइस नमन जी। अगला सवाल जो है वो एसोसिएशन फॉर सस्टेनेबल कम्युनिटी डेवलपमेंट तमिलनाडु से हैं, जिनका सवाल पूछने के लिए मैं अपनी कलीग डॉक्टर एकता को बुलाना चाहूँगा। डॉक्टर एकता, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन फ्रॉम नमन जी। Hello, sir. Myself, Dr. Ekta Vyas, and my question is many NGOs now work with remote staff, consultants, interns, volunteers, and implementing partners who access organizational systems from various locations and devices. What governance mechanisms, access controls, and remote work policies should organizations establish to ensure secure access, manage personal devices, and immediately revoke access when personnel leave the organization? Okay, we'll focus with BYOD policy. BYOD is bring your own device policy. It happens that people in the organization are using their personal devices, their personal mails sometimes. So you need to ensure that they are having a separate identity, a separate user base where they are doing their work related activities. The second one would be centralized access. So you should not be allowing them using their own personal mail addresses. You should be providing work mail addresses so that workspace becomes one of the tools through which you can access what they can or what they are allowed. वेरी नाइस। थर्ड क्वेश्चन है जो पूछा है, दिल्ली की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस सवाल को पूछने के लिए समुद्र नस्कर हैं हमारे साथ, उनको मैं बुलाना चाहूँगा। समुद्र जी, आप अपना सवाल नमन जी से पूछिए। Hello, sir. Namaste. My name is Samudra Naskar and working here as a General Manager program. My question to you is, cybersecurity is often viewed as an IT responsibility rather than an organizational priority. How can NGOs integrate cybersecurity into governance, HR policies, staff induction, procurement, project management, board oversight, and day-to-day operations so that protecting digital information becomes everyone's responsibility? Thank you. As told, हमारे सामने एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है where donors are giving a really small amount of fund related to cyber security implementation. This should not be the case. Thin budget thing. It should have a defined budget first of all. The second one is all about having discussion at workplaces. As discussed कि board के साथ में discussion and pointers कि हम लोगों ने क्या क्या cyber risk vectors को देखा. अब जब रिस्क वेक्टर के बारे में बात होगी बोर्ड लेवल पे, इट विल बी इजियर टू इम्प्लीमेंट अक्रॉस द होल ऑर्गेनाइजेशन. फिर इन्हें एचआर के साथ में इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिकॉज एचआर गेट्स टू सी ऑल ऑफ द पीपल एंड ऑफ कोर्स एज पर द नेम ह्यूमन रिसोर्स, वो सभी लोगों को मैनेज करती है. इफ ही और शी इज हैविंग द होल एक्सेस, उनके लिए आसान बन जाएगा ऑन बोर्डिंग और ऑफ बोर्डिंग प्रोसीजर्स, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे. पॉलिसीज को एट अ क्विक स्केल इम्प्लीमेंट करना काफी आसान हो जाएगा. बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। अंतिम सवाल है ऑडियंस क्वेश्चन का, और ये आपके शहर से ही है, रांची से। रांची की एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्रामीण सुलभ विकास केंद्र, वो उन्होंने एक सवाल पूछा है और उस सवाल को पूछने के लिए मैं अपनी कलीग हर्षिता को बुलाना चाहूँगा। हर्षिता, आप अपना सवाल पूछिए। Hello sir, I am Harshita and my question is, if you could recommend 3 priority action for NGO, donor, CSR foundations, technology providers and government agencies over the next 12 months to strengthen cybersecurity, secure remote workplace and protect beneficiary and organizational data, what would they be? सबसे पहले तो जोहार आपको, और आपका क्वेश्चन काफी रिलेवेंट लगा मुझे कि क्या 3 एक्शनेबल स्टेप्स हैं जो हमें आज ही इम्प्लीमेंट करने होंगे. सबसे पहली बात है कि हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स में अपने आप को इंडल्ज करना पड़ेगा, बिकॉज एज आई सेड, विदाउट अवेयरनेस, विदाउट नोइंग व्हाट आर द साइबर थ्रेट्स, हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या जो प्रॉब्लम्स है नई इमर्जिंग टॉपिक्स के ऊपर वो दिखाई दे रही है. द सेकेंड वन वुड बी ऑल अबाउट ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स. मैंने बताया हैबिट्स के बारे में, वी नीड टू फॉर्म हैबिट्स. हैबिट्स कैसी रहेंगी? बाई डिफॉल्ट सिक्योरिटी बाई डिफॉल्ट रहनी चाहिए कि हम लोग जब भी किसी टाइप की लिंक को क्रिएट कर रहे हैं, इट शुड हैव सम रिस्ट्रिक्शंस. ये नहीं कि सभी लोग एक्सेस कर पा रहे. व्हाट आई विल रिकमेंड ओवर हियर इज कि कभी कभी हम लोग डॉक्स शेयर करते हैं. यू कैन सेटअप ऐसा एक फीचर है जिसमें कि रिक्वेस्ट बेस्ड एक्सेस रहता है. पीपल कैन रिक्वेस्ट यू, जिनको आप परमिट करोगे उतना उनके पास में एक्सेस रहेगा. उसमें एक और फीचर है एक्सपायरी का, कि आप
डिसाइड कर सकते हो कब तक इंफॉर्मेशन उनके पास में रहनी चाहिए. ऑल्सो यू कैन इंश्योर कि कॉपीज उनकी नहीं बने. द थर्ड थिंग वुड बी बैकअप. बैकअप काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइबर अटैक्स कभी ना कभी शायद फेस करने को मिल ही जाए, बट बैकअप में 3-to-1 रूल काफी इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट 3 कॉपी ऑफ डेटा आप बनाइए, 2 मोड में स्टोर कीजिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन. एक ऑफलाइन रहना ही चाहिए ताकि अगर ऑनलाइन जो चीजें हैं लैटरल मूवमेंट जैसी अटैक्स के थ्रू डिस्टर्ब हो जाती हैं तो ऑफलाइन डेटा आपके पास अवेलेबल रहे. वेरी नाइस. ये इतने कम समय में इतनी सारी बातें नमन जी आपने बताई है हमारे दर्शकों को. मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विषय को, जो इनसाइडर थ्रेट्स की हम बात लेकर आज शुरू किए थे इस एपिसोड में, वो पूरी तरह से आपके सामने गई है, आपने इसको समझा है. और मैं आप सब की तरफ से नमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने बहुत Thank you, sir. ईजिली, बहुत ईजी तरीके से अपनी बात को रखा है. ये सब्जेक्ट इतना ईजी नहीं है और मैं समझ सकता हूँ कि इसकी टेक्निकलिटी को करने में असुविधा हो सकती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. बिल्कुल. तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इतने अच्छे से, इतने कम समय में इतनी सारी बातें की. मैं कुछ आपसे और भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि साइबर पीस फाउंडेशन, जैसा आपने बताया कि साइबर और डिजिटल सिक्योरिटी को लेकर, सेफ्टी को लेकर काम कर रहा है, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में. और मैं आपसे चाहूँगा कि क्योंकि ISRN साइबर पीस फाउंडेशन के साथ मिलकर ये सीरीज़ एपिसोड चला रहे हैं, साइबर सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम, एम्पावरमेंट प्रोग्राम, तो जो भी ऐसे सवाल आते हैं उनको भी आप कैसे एड्रेस कर सकते हैं, इन फ्यूचर्स में कैसे वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प कर सकते हैं, इस पे भी मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर जुड़िए, लोगों को बताइए. क्योंकि देखिए, देश इतना बड़ा है, इतनी सारी चीज़ें हैं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है. क्योंकि मैं तो उस जनरेशन से आता हूँ जिसमें मैंने कई चीज़ें बदलते हुए देख रहा हूँ. और आज जब चीज़ें इतनी बदल रही हैं, तो टेक्नोलॉजी को समझना और उसको उपयोग करना दोनों बहुत महत्वपूर्ण है. तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते क्या आप हमारे दर्शकों को, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ये बताना चाहेंगे कि कैसे वो आपके साथ जुड़कर अपना साइबर सेफ्टी या डिजिटल सेफ्टी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. थैंक यू सर फॉर ब्रिंगिंग सच अ इम्पोर्टेंट टॉपिक. अब हमें समझना पड़ेगा कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होने के नाते वी आर द फेस, वी आर द इंटरमीडियरीज बिटवीन द सिविलियंस एंड द गवर्नमेंट. राइट. हम लोग उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उनको हेल्प करें सॉल्व करने के लिए. तो अगर कल को हमारे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जो साइबर क्राइम रिलेटेड चीज़ों को सफ़र कर रहा है, तो हमारे पास में नॉलेज होनी चाहिए रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स की. सिंपल सी साइट्स हैं. अगर कोई साइबर क्राइम आपके साथ हुआ है, cybercrime.gov.in पे जाके आप रिपोर्ट करें. फाइनेंशियल रिलेटेड साइबर क्राइम है 1930 ये नंबर है आपके लिए. इस पे कॉल करके चीज़ों को दर्ज करा ले. मान लेते हैं कि ग्रीवियंस जो है आपकी सही तरीके से एड्रेस नहीं की गई, gac.gov.in यहाँ पे जाकर के एक अपील रेज कर दीजिए और उसे जल्द से जल्द 6 to 8 आवर्स के विंडो में एड्रेस करने की कोशिश होती है. कई बार देखने को मिलता है कि किसी के शायद कोई लीक्ड कंटेंट्स हो, गलत कंटेंट्स हो, उनको रिमूव करना है. और अगर वो AI जो स्टार्टअप्स हैं या फिर स्टार्टअप्स ऐसे जो हैं US ओरिजिनेटेड, तो उनके लिए एक कीवर्ड है DMCA सर्च कीजिए. अब उसके बाद में आपको कोई सी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन की नाम डाल देनी, लिंक्स वहां पे डाल देने, डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, उन्हें हटाने का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है. इसके अलावा आप हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं at ISRN at cyberpeace. We are always available. इनफैक्ट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि हमारा नंबर भी आपके पास में विजिबल हो, 95759066. और ऐसे अवेयरनेस, हेल्पलाइन नंबर, दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर. और हम लोग व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हैं. तो जिन्हें लगता है कि शायद कॉल पे वो उतनी चीजें नहीं बताना चाहते, नो इश्यूज. काफी बार सर एक प्रॉब्लम बन जाती है कि लोग अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं देना चाहते. राइट. नॉट एन इशू, कोई जरूरत नहीं है आइडेंटिफिकेशन देने की. वी आर ऑलवेज देयर टू लिसन, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प. एंड ISRN और साइबर पीस के इन सभी पॉडकास्ट को जरूर से देखिए, क्योंकि ये एक सीरीज में किए गए हैं अपॉन द टॉपिक्स विच कैन एनलाइटन यू. क्योंकि साइबर सिक्योरिटी को ज्यादातर लोग सोचते हैं कि काफी टेक्निकल चीजें रिक्वायर्ड है, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड. आप बहुत आसानी से चीजों को समझ के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो दैट विल बी ऑल बाय माय साइड, एंड वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम यू नीड. Thank you so much. Thank you so much for coming here and discussing very important things with our very important audience. So मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें ये अच्छा, आपका आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा
और जैसा नमन जी ने कहा है, हमारे सारे पॉडकास्ट जरूर देखिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट न सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे बल्कि आपके पूरे सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में भी हेल्प करेंगे। जाते जाते मैं आपसे फिर से अपील करना चाहूँगा कि जो एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट है, जिसमें साइबर पीस फाउंडेशन और ISRN मिलकर साइबर एम्पावरमेंट प्रोग्राम जो रन कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, हमारे एपिसोड्स को लाइक करिए और इस इंफॉर्मेशन डिस्मिनेशन के काम का एक हिस्सा बनिए, क्योंकि बिना आपकी मदद के ये मुहिम हमारी जो है वो पूरी नहीं हो सकती। इस उम्मीद के साथ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा और आप सब मिलकर आगे आने वाले और सुझाव आप हमें भेजेंगे, अपने सजेशंस, अपने फीडबैक, जिससे कि हम इस पूरे एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट को और अच्छा बना सकें और आपके सामने ला सकें। आज का एपिसोड यहीं तक। मैं आपकी तरफ से और पूरे ISRN टीम की तरफ से फिर से एक बार पुनः नमन जी का आभार प्रकट करते हुए आज के एपिसोड को यहीं खत्म करता हूं। नमस्ते, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।